गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग पाठ 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा नामक पाठ का पुनरावृत्ति करेंगे। तो बच्चों पिछले पुनरावृत्ति में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि जब उपनेता प्रेमचंद जी आते हैं और आकर के उन्होंने रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं तो क्या क्या करते हैं बच्चों, वे खुम्बो हिमपात तक की स्थिति से लोगों को अवगत कराते हैं, यानी कि लेखिका और लेखिका के साथ जाने वाले उन आरोहियों को, यानी कि जो आरोही मतलब होता है बच्चों जो ऊपर चढ़ने वाले होते हैं, जो उनके अभियान दल के सदस्य थे, उनकी बात हो रही है। उनको उन्होंने जो उनके सामने जो पहली बाधा थी जो खुम्बो हिमपात, उससे उन्होंने अवगत कराया और उन्होंने बताया कि मैंने और हमारे साथियों ने एक दल कैंप 1 यानी कि 6000 मीटर की ऊंचाई तक के रास्ते को मैंने साफ कर दिया है और अभी बताया कि किस तरह से पुल बना करके रस्सियों को बांध करके झंडियों से रास्ते को चिन्हित किया और इस तरह से उन्होंने यहाँ तक बताया कि हमने इतने काम कर लिया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये काम करने के बाद भी ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता कि बर्फ़ गिर जाए, रास्ते खराब हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में हमें दोबारा भी बनाना पड़ सकता है, यानी कि रास्ते को पुनः बनाना पड़ सकता है। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। आगे यहाँ पे देखते हैं कि अभी ये अभियान दल के सदस्य जो आगे बढ़ ही रहे थे तभी उन्हें पता चला कि एक और व्यक्ति की मृत्यु हो गई। वो व्यक्ति कौन था? वह था एक रसोई सहायक जिसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु क्यों हुई, कैसे हुई थी? वो इसलिए हुई थी कि जो जलवायु था वो अनुकूल नहीं था, यानी कि जो उस समय जो मौसम खराब हो गया, यानी और उस मौसम के दंश को झेल नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद लेखिका जब आगे बढ़ती हैं तो उन्होंने वहाँ पे देखती हैं कि एवरेस्ट के बहुत पास से देखती हैं। इसके पहले भी उन्होंने एवरेस्ट को देखा था लेकिन इतने पास से नहीं देखा था और एवरेस्ट और उसके साथ लगी अन्य पर्वत श्रेणियों को भी उन्होंने बहुत ध्यान से देखा और उसकी खूबसूरती को देख करके, उसकी प्राकृतिक छटा को देख करके, उसके अनुपम सौंदर्य को देख करके वो भौचक्की होकर के उन्हें निहारती ही रह गई। तभी लेखिका कहती है कि उस समय ग्लेशियर बच्चे कहते हैं बर्फ़ की नदी को, यानी कि बर्फ़ की नदी में अक्सर हलचल हो जाती थी और हलचल होने की वजह से क्या होता था कि बर्फ़ का जो अव्यवस्थित रूप से गिरना, चट्टानें भी गिरने लगती थी और ऐसी स्थिति में कहती थी लेखिका की स्थिति और भयानक हो जाती थी। इतना भयानक हो जाती थी कि सभी मतलब डर जाती थी और कब किस घटना का सामना करना पड़े ये वो कुछ कह नहीं सकती थी। इस बारे में कहते थे कि और भी डरावनी स्थिति हो जाती थी। और इस संपूर्ण प्रवास के दौरान, यानी कि ये जो हिमपात होता था ये हमारे संपूर्ण प्रवास यानी कि पूरे यात्रा के दौरान ये हमेशा बना रहेगा और ये हर आरोही को छूता भी रहेगा। उसके बाद डॉक्टर मीनू मेहता उन्हीं के एक लोगों में से वो थे जिनका नाम था डॉक्टर मीनू मेहता। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने एल्युमिनियम की सीढ़ियों का अस्थायी पुलों का निर्माण किया, किस तरह से लट्ठे और रस्सियों का उपयोग किया और इससे बड़ी बड़ी आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधा और अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। यानी कि एक तरह से प्रश्न ये भी होता है बच्चों कि डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या क्या बताया। तो डॉक्टर मीनू मेहता ने बताया कि किस तरह से एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का निर्माण किया जाता है, ठीक है, किस तरह से लट्ठों और रस्सियों का उपयोग किया जाता है ये भी उन्होंने बताया और बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों को रस्सियों से बांधना ये भी उन्होंने सिखाया। हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्य और अग्रिम दल जो जा चुका था उनके कार्यों के बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। तीसरा दिन हिमपात से कैंप 1 तक का सामान ढोने के लिए निश्चित किया, यानी तीसरा दिन लेखिका ने कहा कि इसलिए निश्चित किया गया कि कैंप 1 तक हम लोग सामान ढो करके लेकर के जाएंगे और वहाँ जब जाएंगे ये निश्चित हुआ था और वहाँ पे यानी कि हर पल पल की जानकारी जो है एक वॉकी टॉकी के माध्यम से लेखिका अपने बेस कैंप में अपने कैंप में बैठे उन लोगों को देती हैं जिन्हें जो इनके कैंप में लोग थे उन्हें बताना जरूरी था, इसलिए वो अपने हर पल की खबर जो वहाँ पे देती रहती हैं। और जब इनके जो नेता थे कर्नल खुल्लर, जब उन्होंने नहीं सुना कि ये लोग वहाँ पे कैंप 1 तक पहुँच गए हैं तो बहुत ही वो खुश होते हैं। उसके बाद
7900 मीटर की ऊंचाई पर अंगदोरजी, लोपसांग और गगनबिस्सा पहुंचते हैं और वहां पे उन्होंने जाकर के कैंप 4 उन्होंने वहां पे लगाया। लेखिका को जब वहां पे कैंप लगा तो ये लोग थोड़े से आश्वस्त हुए कि चलो हाँ हम सही दिशा में जा रहे हैं, यानी कि अब यहाँ तक कार्य हो गया, यानी कि सब कुछ यहाँ तक ठीक रहा। उसके बाद जब लेखिका कैंप में थी तो तभी तेंजिंग आप लोग को मालूम बच्चों ये पर्वतारोही थे, वे आए अपने पुत्री के डेक्की के साथ और उन्होंने कहा कि मैं इस अभियान दल के प्रत्येक सदस्य से मिलना चाहता हूँ, प्रत्येक के सदस्य के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। तो उसके बाद 1 बाय 1 वो सबसे मिलते हैं और जब लेखिका से मिलते हैं तो लेखिका ने अपना परिचय इस तरह से दिया कि मैं एक बहुत ही नौसिखिया हूँ, यानी कि अभी नई आई हूँ इस क्षेत्र में, इसलिए यह मेरा पहला अभियान है, यानी कि इससे पहले मैंने एवरेस्ट की चढ़ाई कभी नहीं की, ये मेरा पहला अभियान है, मैं एक तरह की नौसिखिया हूँ। तो जब तेंजिंग ने सुना तो कहा कि मेरा भी पहला अभियान है और इस तरह से उन्होंने बचेंद्री पाल को हौसला दिया, उन्हें ढाढ़स बंधाया, उन्हें हिम्मत दिया कि आप तो एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो और आप बहुत ही आसानी से इस शिखर पे चढ़ जाओगी। इस तरह से उन्होंने उनका हौसला अफजाई भी किया। तभी जो लेखिका कह रहे हैं कि वो 15-16 मई का समय रहा होगा, बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, 15-16 मई और बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। वो अपने रंगीन नायलान बने कैंप 3 में थी, यानी कि लेखिका उस समय कैंप 3 में थी। वह दिन था बुद्ध पूर्णिमा का, 15-16 मई था। वो अपने उस रंगीन नायलान वाले कैंप में आराम से गहरी नींद में सो रही थी। तभी जो है उन्हें बहुत तेज आवाज़ सुनाई दी, भयंकर आवाज़ गर्जना के साथ एक आवाज़ सुनाई दिया और लेखिका को लगा कि ऐसे उनके ऊपर से कुछ चल रहा है, कुछ उनको रौंदता हुआ जा रहा है, उनकी सांस घुटने लगी। पता क्या चलता बच्चों कि वो लेखिका जिस कैंप में थी, कैंप 3 में थी और उस कैंप में के ऊपर लोहत्से की एक पहाड़ी जो थी, लोहत्से की पहाड़ी जो है लोहत्से के ग्लेशियर से एक बर्फ का पिंड नीचे गिरा था और उसके साथ साथ आने बर्फ लेकर एक विशाल हिमपिंड बन गया था, एक विशाल हिमपिंड बन गया था और वह हिमपिंड एक बहुत ही तेज गति से आता हुआ लेखिका के तंबू को तहस नहस कर देता है और उनको बर्फ के नीचे दबा देता है। तो इस तरह से लेखिका कहती है कि जब वो दब जाते तो उनका दम घुटने लगता है, तो किसी तरह से उन्हें बचाया गया। लेखिका ने कहा कि इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद वहाँ पे इतने सारे लोग थे, सभी लोग घायल होते, लेकिन ईश्वर का शुक्र था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है, ठीक है। आप लोग का ये पुनरावृत्ति था। अगर इसके बावजूद आप लोग को कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग आप लोग जब भी ऑनलाइन पढ़ाया करूँ तो आप लोग सब पूछ लीजिएगा हमसे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। बच्चों इसमें जो भी मैं छोटे छोटे प्रश्न आप लोग को बोलती हूँ वो आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर